हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने इस जी सेंट्रिक के चाहे यूट्यूब हो चाहे एप्लीकेशन हो, दोनों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से हम लोग एक अच्छा कंटेंट, अच्छा एक्सीलेंट कंटेंट प्लस अफोर्डेबिलिटी के साथ में इस पूरे सिस्टम को चला पा रहे हैं और आप तक एक ज्ञान, अच्छा ज्ञान या अच्छा कंटेंट ला पा रहे हैं। ठीक है, तो आज बारी है, ये सब भूमिका बांधने वाली बातें हो गई है, अब बारी है सब्जेक्ट पढ़ने की। तो जैसा कि किसी भी सिस्टम का कुछ स्तंभ होते हैं, कुछ मेन पिलर होते हैं किसी भी सिस्टम के, वैसे ही आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 3 स्तंभ है: मशीन, पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कंट्रोल और नेटवर्क नहीं है क्या स्तंभ? वो भी है, बट दैट इज सपोर्टिव रोल। ठीक है, वो एक तरह के सपोर्टिव स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, बट असल में जो स्तंभ का काम करते हैं वो क्या है? मेन 3 कोर सब्जेक्ट आपके इलेक्ट्रिकल में: मशीन, पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। जिसमें से मशीन और पावर सिस्टम मैंने पिछले साल पढ़ाया है, और पिछले साल मुझे बहुत ज्यादा दोनों सब्जेक्ट हैंडल करने की वजह से टाइम नहीं मिल पाया था, इस वजह से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रह गया था। बट इस सेशन में आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से मिलने वाला है। जो लोग मुझसे मशीन और पावर सिस्टम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे मैं हर एक सब्जेक्ट को जीरो से स्टार्ट करता हूं लेवल पे, एक लेवल, दूसरे लेवल, एडवांस लेवल और उससे भी हाई लेवल तक हम लोग जाते हैं और क्वेश्चन के थ्रू जाते हैं। और मेरा मानना है कि सब्जेक्ट तभी आप सीख सकते हैं अच्छा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता है, सब सब्जेक्ट पूरा पढ़ लेते हैं तो उन्हें कई बार ये नहीं पता चलता है कि सब्जेक्ट हमने सीख लिया है, सीखना बाकी है। उसका सिर्फ एक ही तरीका है जज करने का कि सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है या नहीं आता है। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर क्वेश्चन बिना किसी हेल्प से एक बार आपने पूरा पढ़ लिया है, उसके बाद अगर खुद से क्वेश्चन बनने लगे, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आप सब्जेक्ट सीखना स्टार्ट कर चुके हैं और आप सही जगह पे, सही प्लेटफॉर्म से आप पढ़ाई कर रहे हैं। अदरवाइज प्लेटफॉर्म छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो कड़वी बात है बट ये सच बात है कि अगर आपने जो पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट से अगर खुद क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप जिस भी प्लेटफॉर्म को, जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी है, चाहे वो मैं ही क्यों नहीं हूं। अगर मेरे ही पढ़ाए हुए से अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मुझे आज ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल होगा नहीं आपको मैं, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट माइंडसेट से, स्क्रीन के उस तरफ जो स्टूडेंट बैठे ना उनके दिमाग में बैठ के मैं उधर लास्ट बेंच तक जब बैठता हूं, उसके बाद सोचता हूं कि जब मैं ये डिलीवर करूंगा कंटेंट तो वहां वाला बच्चा क्या सोचेगा, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि मशीन पावर सिस्टम में बहुत ज्यादा आपको डाउट नहीं आए होंगे। इक्का दुक्का कोई कैलकुलेशन में डाउट हुआ तो हुआ होगा, अदरवाइज फ्लोलेस आप सिर्फ बैठ जाइए और सीक्वेंस वाइज आप फॉलो करते जाइए, आपको हर चीज क्लियर होगी। जो लोग पढ़े हैं वो जानते हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो रिव्यू ले लीजिएगा। ठीक है, इससे ज्यादा मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। मैं कोशिश कर सकता हूं अच्छा पढ़ाने की, अब वो कोशिश कितनी सफल होगी ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि आखिरकार मेरी मेहनत में आपका भी 50% रोल है। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी देखिए सब्जेक्ट बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट इस सब्जेक्ट से तुरंत ही इसके स्ट्रक्चर और ये सारी चीजें भूल के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के भाग खड़े होते हैं। अब देखिए ये कहां से फोबिया बनता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, खासकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जैसे आप कॉलेज में होते हैं ना, गेट की कोचिंग वगैरह तो बाद में पढ़ते हैं, गेट के सब्जेक्ट्स तो गेट का सिलेबस तो बाद में देखते हैं, पहले तो कॉलेज ज्वाइन करते हैं इंजीनियर बनने के लिए। और कॉलेज में शुरुआत में कुछ सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिकल के होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के कंपेरिजन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की आईसी हो गया, छोटे छोटे इतने छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक, इतने छोटे छोटे डिवाइस होते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट की तुलना में, जहां पे नेटवर्क हो गया या मशीन हो गया, थोड़े बहुत ऐसे जो आप जब इस कॉलेज में होते हैं तो वो जब आप नो सीखिए टाइप जब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में जब दोनों को कंपेयर करते हैं ना, आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल को थोड़ा ऊपर रख लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को थोड़ा सा कहीं ना कहीं साइड में रखते जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस होते हैं तो इतना छोटा छोटा चीज आपको याद रखने की आदत होती नहीं है, तो धीरे धीरे आपका क्या होता है, नेग्लेक्ट करने जाते हैं। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, बट मेजोरिटी ऑफ पीपल जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके साथ यही होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके चलते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स धीरे 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 आपके इलेक्ट्रॉन्स, होल का मूवमेंट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके ऊपर ज्यादा आप चर्चा नहीं करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बात आती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तब आप सोचते हैं कि अरे यार इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स लग गया, अब तो हमें तो इलेक्ट्रॉनिक्स से वैसे ही डर था, अब इसमें और इलेक्ट्रॉनिक्स लगा दिया, और रही कसर इस पावर ने लगा दी तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और भी टफ सब्जेक्ट होगा। तो 5th-6th सेमेस्टर में आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट आता है। अब डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी में 4th में भी आ जाता है, किसी में 5th में भी आता है, किसी में 6th में भी आता है, किसी में तो 7th में भी आता है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट जब आता है तब हमारा सब्जेक्ट
क्योंकि इसके पहले हम लोग इसका जो डर है ना वो पहले से बना हुआ रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के डर की वजह से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमें कहीं ना कहीं वीक लगने लगता। पहले से हम अज्यूम कर लेते ये सब्जेक्ट तो टफ होगा, बाकी रही कसर आपके सीनियर्स पूरा कर देते, अरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत टफ है, बहुत टफ है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, छोटी सी एग्जांपल बताता हूं। अगर आप 11th का मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो 11 के मैथमेटिक्स को सॉल्व करते टाइम पे मान लीजिए 11 12 का मैथमेटिक्स आप सॉल्व कर रहे हो, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया सपोज करिए, और डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, और अगर आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब पढ़ी थी आपने 9th 10th 8th 7th 8th क्लास से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील करने लग जाते हैं, तो 7th 8th 9th 10th तक आप क्वाड्रेटिक का नॉलेज लेते हैं। अब वहां पर जब हम 12th का मैथमेटिक्स या 11th का मैथमेटिक्स जब पढ़ रहे हो, डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को आ गई और अगर वो सॉल्व नहीं हो रही है, अब इसमें किसका दोष है? क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का दोष है? नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन ने तो 2 स्टेप का काम किया था। अब आपका दोष है कि आपने लोअर क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से नहीं पढ़ी, आपको रूट्स निकालते नहीं आ रहे। जस्ट लाइक कंट्रोल सिस्टम में अगर आप बोलेंगे तो आधे से ज्यादा टाइम तो हम रूट्स निकालते रहते हैं। अब वहां पे अगर आप बोलते हैं कि सर हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व करते आती है, तो इसमें कंट्रोल सिस्टम की थोड़ी गलती है, ये गलती तो हमारी लोअर क्लास में जो हमने गलतियां करी उसकी है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी चीज सीखना है तो उसके लिए प्रॉपर एक रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी अगर आपको स्टार्ट करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट नहीं करना है, गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो आपको वैसे भी मैंने प्रॉपर सीक्वेंस बता रखा है कौन सा सब्जेक्ट कब आता है। फिर भी अगर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इसके लिए कुछ जरूरी चीजें होती है। सबसे पहली जरूरी चीज क्या है कि आपको नेटवर्क थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए। नेटवर्क थ्योरी आपका पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए। नेटवर्क थ्योरी ये वाला सब्जेक्ट्स आपका पूरी तरीके से डन होना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से। जो मैंने पढ़ाया है उसमें कम से कम जो क्वेश्चन कराए 260 क्वेश्चन करवाए, उनको कम से कम 3 से 4 बार ट्राई कर लीजिए, आपका नेटवर्क थ्योरी का हर एक क्वेश्चन बनेगा। तो नेटवर्क थ्योरी खत्म करने के बाद सेकंड होता है क्या उसके बाद एनालॉग उठा ले? नहीं, एक प्रॉपर सीक्वेंस बताऊंगा, फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा, है ना। एक तो एक आइडियल तरीका बताऊंगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कब पढ़ना चाहिए, एक आइडियल एक नॉन आइडियल। ठीक है, तो आइडियल तरीका नेटवर्क थ्योरी पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए थोड़ा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे डिसएग्री होंगे, क्यों डिसएग्री होंगे अब मैं आपको बताता हूं। देखिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का फायदा क्या है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको आता है, पहले से एक बार पढ़ लिए होते हैं, तो आपको हल्का फुल्का डायोड का नॉलेज हो जाता है। हल्का फुल्का किसका हो जाता है? डायोड का नॉलेज हो जाता है, बीजेटी का नॉलेज हो जाता है, मॉसफेट का नॉलेज हो जाता है। ठीक है, एफईटी मॉसफेट इनका नॉलेज हो जाता है। तो एक बार अगर हल्का हल्का नॉलेज रहेगा तो यहां पर चीजें समझना आसान होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे डायोड, बीजेटी, मॉसफेट या पीएन जंक्शन डायोड की अगर बात करें तो ये जो होल्स, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, ये तो हमारा क्लास 11 में फिजिक्स में भी था पीएन जंक्शन डायोड, तो वहां पे भी आपको आना चाहिए था। फिर आप एनालॉग में भी पढ़ते हैं, एनालॉग के पहले आप जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं वहां पे भी पीएन जंक्शन डायोड्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए। अगर वो है तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले भी आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ सकते हैं। अगर इन डिवाइसेस के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज सिर्फ एनालॉग में नहीं सीखते आप, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं तब भी होता है, तब भी अगर आपने डायोड, बीजेटी, मॉसफेट का एक हल्का हल्का नॉलेज ले रखा है, खासकर पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड रिवर्स कैसे हो रहा है, तो भी आप इसको स्किप कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट को स्किप करे बिना भी नेटवर्क के थ्रू भी आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ सकते हैं। बट शर्त क्या है, मैंने क्या बताया कि अगर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के ये पढ़ोगे तो ज्यादा आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, बट चिंता करने की बात नहीं, मेरी टीचिंग जो स्टाइल है वो ऐसी है कि मुझे जहां पर भी एक हल्का सा 0.011% भी अगर डाउट होता है तो मैं वो चीज आपको पढ़ा के ही निकलूंगा। वहां से ऐसा नहीं होगा कि जंप करा के निकल गया। तो आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते पढ़ाते हल्का फुल्का पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है क्या नहीं होता उसका हल्का फुल्का नॉलेज जरूर दूंगा। होल्स, इलेक्ट्रॉन की रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस कैसे होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो अलग अलग डिवाइसेस पढ़ेंगे उनका भी जो बेसिक जो प्रिंसिपल है, बेसिक कंस्ट्रक्शन का जो फीचर है वो वैसे ही है जैसे हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में होता है। ठीक है, थर्ड एक और रिक्वायरमेंट क्या है, ये रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा तो नहीं है बट अगर कर लोगे तो बहुत अच्छा है। थर्ड और फोर्थ क्या है? इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ने के बाद अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा।
उसका रीज़न क्या है बता देता हूं। बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा सर ऐसा क्या है कि मशीन के बिना नहीं पढ़ सकते। देखिए क्या होगा, मान लीजिए मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स असल में क्या है कि मशीन पावर सिस्टम पे लगने वाला एप्लीकेशन का सब्जेक्ट है। अगर मशीन में मान लीजिए जब मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूं और उस टाइम पर मैं स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मशीन की बात कर रहा हूं, इंडक्शन मोटर की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि असल में ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है सारे के सारे ये कहीं ना कहीं आपके मशीन और पावर सिस्टम में ही यूज होते हैं। तो इनके मैं एग्जांपल भी डिस्कस करूंगा। अब मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं, अगर मान लीजिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को आगे चल के पढ़ेंगे और मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं जो कि मशीन पे स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर पे, तो अगर आपने इंडक्शन मोटर ही नहीं पढ़ रखी होगी तो उसके स्पीड कंट्रोल को कैसे सेंस कर पाएंगे आप, ठीक है, कैसे सेंस कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको मशीन का नॉलेज भी होना जरूरी है। बट मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये एडवांटेज है आपके रिकॉर्डेड वीडियोस का, ऑनलाइन लेक्चर्स का ये एडवांटेज है कि आप पीछे जाके कभी भी रिपीटेड मैनर में आप लेक्चर सुन सकते हैं। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं पढ़ी, कायदे से आपको इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही आपको क्या करना चाहिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहिए। अगर नहीं भी पढ़ा है, डायरेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं इसके बिना भी। बट जब मैं ये एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूंगा, है ना, मशीन से रिलेटेड जब एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा तो वहां शांत बैठ के चुपचाप सुनते जाइएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब मशीन पढ़ लोगे तो वापस से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में जाना और वो एग्जाम्पल को वापस से प्ले कर लेना, तो वापस से देख लोगे, इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए, बाकी मैं उम्मीद करता हूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जब आपको पढ़ना है तो आप इलेक्ट्रिकल मशीन खत्म करिए। सिमिलरली अगर मैं पावर सिस्टम की बात करूं, पावर सिस्टम भी क्यों जरूरी है मैं अभी बता देता हूं एग्जांपल से। पावर सिस्टम भी इसलिए जरूरी है कि लाइक कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक कैपेसिटेंस बैंक। सपोज करो मैं ट्रांसमिशन में जब कैपेसिटेंस बैंक की बात कर रहा हूं, कैपेसिटेंस बैंक को हम क्या बोल सकते हैं, और कैपेसिटेंस बैंक को हम बोल सकते हैं एसवीसी, स्टैटिक वॉर कंपनसेटर भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसकी अगर मैं बात कर रहा हूंगा और मैंने यहां पे कुछ इस तरीके से बोला है कि इनकी जो स्विचिंग होती है, इनकी जो कैपेसिटेंस वगैरह को ऑपरेट करने के लिए जो स्विचिंग सर्क्यूट होता है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूटरी होती है। क्या होती है वो? पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूटरी। अब पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूटरी होगी तो पहले तो आपको एसवीसी के बारे में पता होगा, तब तो आप इसके ऑपरेशन के ऊपर थोड़ा सा अच्छे से समझ पाओगे, है ना, तभी समझ पाओगे। तो इसीलिए पावर सिस्टम का भी अगर नॉलेज होगा तो अच्छी बात है, और नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आप वो एग्जाम्पल जब मैं डिस्कस करूंगा उसको छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। वैसे बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं कि थ्रू आउट चलते जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। बट ये नॉलेज होगा एसवीसी, इंडक्शन मोटर का, डीसी मोटर का, तो अच्छे से समझ में आएगा। और एक और चीज क्या होती है गाइस कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है ना, अब तो आप समझ गए होंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, 4 या 5 सब्जेक्ट का मिक्सचर है। अच्छा, इसमें एक और सब्जेक्ट रह गया, वैसे तो आप एक और सब्जेक्ट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी में हमने आरएमएस और एवरेज वैल्यू के बारे में डिस्कस किया है ऑलरेडी। ये सिग्नल एंड सिस्टम में भी करते हैं आप डिस्कस, ठीक है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो कुल मिला के अब आपको ये समझ में आने लग गया होगा, 10-15 मिनट से जो मैं ये बकबक कर रहा हूं इससे ये समझ में आ गया होगा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है तो बहुत सारे सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए पहले, ठीक है। अगर इन सब सब्जेक्ट का नॉलेज होगा तब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उठाएंगे तो आपको कहीं पे भी कठिनाई नहीं होगी, कहीं पे भी टफनेस नहीं लगेगी पूरे सब्जेक्ट में, इतनी बात की गारंटी है। बट आप अगर अपने सेमेस्टर के हिसाब से जाना चाहें, अब देखिए आयरनी ये है कि कई बार हमारे सेमेस्टर में मशीन का पार्ट बाद में आता है, इंडक्शन मशीन बाद में आता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पहले आ जाता है कई सारे सेमेस्टर्स में, क्योंकि सिलेबस बहुत पुराना फॉलो कर रहे हैं। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप मशीन देखिए। ये अगर मैं आइडियल तौर पे बात करूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना है तो आपको नेटवर्क थ्योरी सबसे पहले आना चाहिए, फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम, ठीक है। आप एनालॉग के पहले इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम भी खत्म कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये आइडियल तौर पे था। नॉन आइडियल तरीका क्या है? नॉन आइडियल तरीका ये है कि आप डायरेक्टली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करना है तो सिर्फ मैंडेटरी आपका कौन सा है? नेटवर्क थ्योरी मैंडेटरी है, उसके बाद आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब ये 4-5 सब्जेक्ट आप पढ़ लेते, खासकर मशीन और पावर सिस्टम अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद दिमाग का क्या होता है ना, देखिए टाइम के साथ हमारे मैच्योरिटी किसको बोलते हैं, टाइम के साथ हमारे दिमाग का भी ग्रोथ होता रहता है। अगर हम मशीन, पावर सिस्टम, एनालॉग ये पढ़ लेंगे तो हमारे दिमाग के भी तार खुल जाएंगे, थोड़े से एक मैच्योरिटी आ जाएगी, ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाएगी, समझने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ जाएगी,
है ना। जैसा कि अगर आप अभी थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में होंगे या सेकंड ईयर में होंगे, तो अब जब फर्स्ट सेमेस्टर में जो पहला दिन याद करिए और आज का दिन याद करिए, आप में काफी डेवलपमेंट है, आपके दिमाग के अंदर काफी डेवलपमेंट है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना है तो ग्रास्पिंग पावर अगर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो ज्यादा अच्छे से हम लोग इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों इस सब्जेक्ट को टफ माना जाता है, क्योंकि स्टूडेंट क्या गड़बड़ करते हैं, जैसा कि वहां डिफरेंशियल इक्वेशन समझने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में की दिक्कत हो रही थी ना, सिमिलरली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बट उन्हें नेटवर्क के कुछ कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है, एनालॉग में दिक्कत होती है, मशीन में दिक्कत होती है, पावर सिस्टम में दिक्कत होती है, तो इस वजह से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट भी अधूरा छूट जाता है। आगे बात समझ में, अब आपको पता चल गया कि ये टफ क्यों है और टफ क्यों नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करके फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो कुछ भी कठिनाई नहीं आएगी, बट डायरेक्ट आप पढ़ेंगे, इनको नेटवर्क को भी स्किप करके पढ़ देंगे तो फिर दिक्कत आना स्टार्ट होगी। तो एटलीस्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है तो नेटवर्क तो मैंडेटरी है ही है, और आइडियल तौर पे तो ये भी है, ये भी पढ़ना है। बट अगर नॉन आइडियल तौर पे अगर आपका सेमेस्टर में कोई एग्जाम, अभी आने वाले सेमेस्टर में कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है आपका, तो पहले उसको आप कर सकते हैं मशीन और पावर सिस्टम के भी पहले। बट मशीन का कुछ ना कुछ पोर्शन आ चुका होगा आपके सेमेस्टर में, 1 या 2 सेमेस्टर में, तो ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आता है आपके सेमेस्टर में भी। ठीक है, तो ये तो आपकी बात हो गई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टफ क्यों है क्यों नहीं है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और भी कोई आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं, या एप्लीकेशन पे सुन रहे होंगे तो चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूं तो सिलेबस भी लिखवा देता हूं, एक लेक्चर में पहले उसका इंपॉर्टेंस समझाता हूं सब्जेक्ट का, और उसके बाद में सिलेबस लिखवाता हूं, और फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे थोड़ा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की इंपॉर्टेंस को और अच्छे से पहले समझाता हूं। ये तो बात हुई, मैंने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात करी कि सब्जेक्ट पढ़ने के पहले क्या क्या आपको आना चाहिए, वो वाली बात कर दी। अब मैं बात करने वाला हूं कि इस सब्जेक्ट को अगर आपको बहुत ही अच्छे से, इस सब्जेक्ट को अगर आपको बहुत अच्छे से कमांड करना है, इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कमांड करना है, तो सबसे पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज, जो वर्डिंग लिखा है, इस सब्जेक्ट का नाम लिखा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जिस्टेंस में कैसे आया, इसकी क्या जरूरत पड़ गई हमारे सिस्टम में, इसकी क्या कमी रह गई कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को लाना पड़ा हमें, क्योंकि पावर तो पहले से था जो कि पावर सिस्टम में था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स पहले से मौजूद था जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में था। ठीक है, तो अब हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक नया सब्जेक्ट होने की लाने की जरूरत क्या पड़ गई, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करेंगे, देन हम लोग सिलेबस लिखेंगे, देन आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स।